हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद पूजा मैम। तो जैसा कि हम टेंस चैप्टर पढ़ रहे थे और फर्स्ट क्लास हमने करी थी टेंस की, जिसमें हमने 3 टेंस के बारे में देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता था कि कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, लगातार चल रहा है। परफेक्ट हमें बताता था कि कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें ये बताएगा, सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो हमें टाइम ड्यूरेशन दिखाता है, वो हमें ड्यूरेशन दिखाता है। अभी तक कोई भी टेंस ऐसा नहीं था जो हमें ये बता रहा हो कि काम कितनी देर से चलता हुआ आ रहा है। किसी भी टेंस ने हमें काम खत्म होने की जानकारी दी, चलने की जानकारी दी, होने की जानकारी दी, पर कितनी देर से हो रहा है ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो कोई काम कितनी देर से चल रहा है, टाइम ड्यूरेशन क्या है उसका, तो ये बताता है हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर मैं बोलूं कि वह सो रहा है, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, तो ये तो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मैं बोलूं वो 2 घंटे से सो रहा है, या वो 4 बजे से सो रहा है, या वो कल रात से सो रहा है, तो तीनों ही सेंटेंसेस में मैंने कंटिन्यू तो था एक्शन, अभी भी वो सो रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी वो सो ही रहा है, एक्शन कंटिन्यू है। लेकिन एक्शन कंटिन्यू कब से है ये भी हमें दिखाया गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको दिखाया जाएगा कि प्रेजेंट के समय तक कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, और कब से चल रहा है, पास्ट का कोई समय भी वहां पर दिखाया होगा कि 2 घंटे से चल रहा है, या फिर 4 बजे से चल रहा है, या जब से भी चल रहा है, ठीक है। तो आपको एक पास्ट का रेफरेंस पॉइंट दिया होगा और बताया होगा तब से लेकर अब तक कोई काम चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, इसके स्ट्रक्चर में क्या आएगा, देखिए, सब्जेक्ट होगा, हैज और हैव होगा, हैज और हैव। अब हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म आती है बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी। साथ में ही जब आपको ये दिखाना है कि काम कितने टाइम से चल रहा है, तो उस टाइम को दिखाने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, और यहाँ पे टाइम आ जाएगा। अब जब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव कैसे बन जाएगा, हैज हैव और बीन के बीच में आप नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देखें, सिंस फॉर भी देखते हैं अभी। फिर एक एग्जांपल देखो, जैसा कि ये कह रहा है, शी हैड बीन प्लेइंग द चेस होल यस्टरडे। हैज करिए भाई सबसे पहले, दोस्तों हैज है ये, हैज। शी हैज बीन प्लेइंग द चेस द होल डे यस्टरडे। वो कह रहा है कि कल वह पूरे दिन भर चेस खेल रही थी। शी हैज बीन प्लेइंग चेस द होल डे। तो कल पूरे दिन भर ये काम चल रहा था, तो कौन सा टेंस आ जाएगा, टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, इसने ये नहीं बताया है कि कितनी देर से चल रहा था या कब से चल रहा था, उसने पूरे दिन की बात की है, तो आप सीधा लिख देंगे द होल डे यस्टरडे। अगला देखिए, शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो शी सब्जेक्ट, हैज हैव, बीन वी1 प्लस आईएनजी, और कब से गा रही है, सुबह से गा रही है, तो सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours। 2 घंटे से इस काम को कर रही है, तो शी हैज हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और जहां पे आप समय बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, वहां पर क्या आ गया, फॉर। इन्हीं का अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो हैज हैव और बीन के बीच में आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे ही हैज नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours। इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव आपने सीख ही लिया है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, तो हैज ही बीन डूइंग दिस वर्क, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि कहां पे सिंस आएगा और कहां पे फॉर आएगा। यहां पे देखिए, सिंस दिखाता है हमें पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर दिखाता है हमें पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड का मतलब होता है एक समय, पूरा समय दिखाएगा, समय अवधि दिखाएगा, टाइम ड्यूरेशन दिखाएगा। जैसे अगर मानो मैं आपसे बोलूं
पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है एक पॉइंट बताएगा, एक बिंदु बताएगा कि वो काम कहाँ से शुरू हुआ है। जैसे मान लो मैं कहूँ काम शुरू हुआ है जनवरी से, तो ये एक पॉइंट है ना, आप एक पिन पॉइंट कर सकते हैं इस टाइम को कि तब से काम शुरू हुआ था। मान लीजिए मैंने कहा जनवरी से काम शुरू हुआ, मान लो मैं कहूँ 2021 से काम स्टार्ट हुआ, या मैं बोलूँ मंडे से काम स्टार्ट हुआ, या मैं बोलूँ कि मॉर्निंग से काम स्टार्ट हुआ सुबह से, या मैंने बोला कि दिवाली से काम स्टार्ट हुआ, या मैं बोलूँ 12 बजे से काम स्टार्ट हुआ। तो ये सारे के सारे हैं पॉइंट ऑफ टाइम, कि जब हम एक टाइम को, एक समय को पिन पॉइंट करके बता सकते हैं उसे पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। यही अगर मैंने बोल दिया 2 घंटे से काम हो रहा है, तो मैं एग्जैक्ट वो बिंदु नहीं बता सकती कि काम शुरू कब से हो रहा है, मुझे अभी के समय से पीछे 2 घंटे जाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं काम 2 महीने से हो रहा है, तो अगेन सेम बात है, ये भी क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो पीरियड ऑफ टाइम के केस में आ जाएगा फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के केस में आ जाएगा सिंस। तो ऐसे हम सिंस और फॉर को लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको दिखे कि सेंटेंस में टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा है वहां पर। अगर टाइम दिखा रहा है कि एक्शन कितने टाइम से हो रहा है, तो सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आएगा। जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं, ये कह रहा है व्हेनेवर टाइम ड्यूरेशन इज गिवन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज यूज। जब भी टाइम ड्यूरेशन दिया होगा और हम प्रेजेंट परफेक्ट ना बोल के हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, कि प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए तो हम इसको बाद में देखते हैं, पहले हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। इसमें ये क्या कह रहा है, देखो इसमें ये यहाँ पर कह रहा है कि ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, कि मैं 3 साल से ज्यादा से क्रिकेट खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, मैं एक भी सेंचुरी नहीं बना पाया, कि हालांकि मैं 3 साल से ज्यादा से क्रिकेट खेल रहा हूं। तो अगर ज्यादा से, अगर हमें टाइम ड्यूरेशन दिख रहा है कि वो 3 साल से क्रिकेट खेल रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अभी तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो उसको सही करेंगे, आई हैव बीन प्ले, ठीक है। और 3 साल क्या एक पीरियड है, तो यहाँ पे पीरियड के लिए फॉर आ जाएगा। जैसे लिखा है दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, 3 सालों से टीवी सीरियल चल रहा है। देखा ही होगा आपने, टीवी सीरियल सालों साल चलते ही जाते हैं। हैज बीन गोइंग, 3 सालों से चल रहा है तो हैज बीन गोइंग। अगर टाइम नहीं दिया होता तो वो सेंटेंस करेक्ट होता, फिर आप उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते। जैसे ही टाइम को ऐड कर देंगे वैसे ही वो टेंस किस में बदल जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने छोड़ा है, उसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए भाई, तो हमने अभी तक प्रेजेंट के तो चारों केस देख लिए, और किस तरीके से कौन सा एक्शन कौन से टेंस में आता है ये हमने देख लिया प्रेजेंट। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है जिसका नाम है वर्ब ऑफ स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको बड़े अच्छे से समझना है कि वर्ब ऑफ स्टेट क्या होता है। देखो, there are some verbs that are not used in continuous tense because they show state and not action। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे जब कोई एक्शन चल रहा होगा उस समय पे कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी वर्ब यूज की जाती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब कोई एक्शन चल रहा होगा। मान लीजिए मैं बोलूं कि मैंने अपनी पेंटिंग बना ली है, या पेंटिंग वाला एग्जांपल छोड़ो, मान लो मैंने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है, तो क्या मैं यहाँ पे डूइंग शब्द का इस्तेमाल कर सकती हूँ, डूइंग नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तो काम कर लिया है, काम अब खत्म हो गया है, और खत्म हो गया है तो फिर आईएनजी फॉर्म का यूज तो हो ही नहीं सकता। आईएनजी तो हमें हमेशा ये दिखाता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें ये दिखाती है कि कोई भी एक्शन चल रहा है। अगर मैं बोलूं आई एम डूइंग माई वर्क, तब तो ठीक है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूं मैंने अपना काम कर लिया है तो मैं बोलूंगी आई हैव डन माई वर्क। मतलब आईएनजी हम सिर्फ उन्हीं एक्शंस के साथ लगाते हैं जो कॉन्टिन्यूअस होंगे, जो चल रहे होंगे। बट अगर हम वर्ब की बात करें
और वर्ब ऑफ स्टेट की बात करें तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो एक्शन नहीं दिखाती, जो स्टेट दिखाती है। कुछ वर्ब एक्शन को नहीं दिखाती, स्टेट को दिखाती है, और जब वो एक्शन दिखाती ही नहीं तो एक्शन के कंटिन्यू होने की बात कहां से होगी और वर्ब में आईएनजी कहां से लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ब अगर स्टेट दिखा रही होगी तो उसकी आईएनजी फॉर्म आप नहीं बना सकते, पर वर्ब अगर एक्शन दिखा रही होगी तो उसकी आईएनजी फॉर्म आप बना सकते हैं, उसकी आईएनजी फॉर्म हम बना सकते हैं। तो हमें कुछ वर्ब्स ऐसे ध्यान में रखनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो वर्ब ऑफ स्टेट की कैटेगरी में आती है और जिनका आईएनजी फॉर्म हम नहीं बनाते। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं उन वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले आ गई हमारी, चलो पहले हम एक ना एग्जाम्पल से बात करते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा आई एम हैविंग अ बुक, आई एम हैविंग अ बुक। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। पर मेरे पास किताब है, इसमें तो कोई एक्शन हमेशा नहीं हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, इसका मतलब मैं रन कर रही हूं, मैं दौड़ रही हूं, ये एक्शन दौड़ने वाला चलता चल रहा है। पर अगर मैं बोलूं आई एम हैविंग अ बुक, तो मेरे पास एक बुक है, मैंने खरीदी या मैंने किसी से ली और अब वो मेरे पास है बुक, तो मैं सीधा बोलूंगी वो किताब मेरे पास है, मुझे तो कोई एक्शन करने की जरूरत ही नहीं है बार बार, ये वन टाइम एक्शन है। तो जो एक्शन बार बार हो ही नहीं रहा है उसके साथ आप आईएनजी भी नहीं लगा सकते, तो आप सीधा बोलेंगे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। इस हैव में आईएनजी नहीं लगा सकते क्योंकि ये हैव एक्शन ही नहीं दिखा रहा है, ये तो एक स्टेट दिखा रहा है, ये एक वन टाइम एक्शन को दिखा रहा है, और वन टाइम एक्शन अगर है तो उसके लिए आईएनजी का यूज आप नहीं कर सकते। सिंपल आप इसको बोलेंगे आई हैव अ बुक। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलूं आई एम ओनिंग अ हाउस, मैं आई एम ओनिंग अ हाउस, मैं एक घर की मालिक हूं या मेरे पास एक घर है, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगेन अगर बात करें कि ओन, क्या ओन में आईएनजी लग सकता है? क्या घर खरीदने वाला एक्शन या घर को रखने वाला एक्शन कोई कॉन्टिन्यूअस एक्शन है? क्या मुझे हर पल कोई एक्शन करना है? मैंने तो एक बार घर खरीद लिया ना, एक बार घर खरीद लिया तो मेरा हो गया, ऐसा तो है नहीं कि मुझे हर पल खरीदना है उसको ताकि मैं बोल पाऊं कि ये घर मेरा है। तो यहाँ पर एक्शन हुआ है वन टाइम, उस एक्शन का जो रिजल्ट है वो हमेशा रह रहा है, एक्शन सिर्फ एक बार हुआ है। तो अगेन ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? क्योंकि ये स्टेट दिखा रहा है, तो सिंपल आप लिखेंगे आई ओन अ हाउस, आई ओन अ हाउस। तो इसका मतलब ऐसे ही हमें कुछ वर्ब्स देखनी है जो स्टेट दिखाती है, ना कि एक्शन दिखाती है। ठीक है, सबसे पहले हम इन्हीं की बात कर लेते हैं, वर्ब ऑफ पोजेशन। जो भी वर्ब हमें पोजेशन दिखाती है, अधिकार दिखाती है किसी भी चीज का, तो अधिकार हमने कोई चीज एक बार ले ली, एक बार अपने पास रख ली तो वो हमारी हो गई, उसमें हमें एक्शन बार बार नहीं करना पड़ता। तो देखो कौन कौन सी वर्ब्स हैं, वो बिलोंग हो गया। मान लो मैं कहूं दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी, नो, दिस कार बिलोंग्स टू मी। ओ हो गया, ओ, ओन हो गया, पोजेस हो गया, और कंटेन हो गया, हैव हो गया। ये सारी की सारी वर्ब हमें दिखाती है कि कोई किसी का किसी चीज पर कोई अधिकार है, पोजेशन है, तो उसके साथ आप आईएनजी नहीं लगा। फाइन, चलो अगला देखो, वर्ब ऑफ थिंकिंग। जो भी वर्ब सोचने के बारे में बता रही है, सोचने के लिए यूज करी जा रही है, उनके साथ भी आईएनजी नहीं लगाया जाएगा। जैसे थिंक, सपोज, कंसिडर, रिमेंबर, नो, अंडरस्टैंड। जैसे इसमें हम एक वर्ब का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू। हमने अगर नो के साथ आईएनजी लगाया है तो आप ये बताओ, क्या जानने वाला जो प्रोसेस है वो कोई कंटिन्यूअस एक्शन है? इट मींस क्या आपको कोई एक्शन होता हुआ दिख रहा है? मान लीजिए मैं कहूं कि हाँ, हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, तुम्हें जान रही हूं, बट ये एक्चुअली करेक्ट तरीका नहीं है बोलने का। हम सीधा अगर किसी पर्सन के बारे में बोलेंगे तो हम या तो ये बोलेंगे कि मैं तुम्हें जानता हूं,
या मैं बोलूंगी मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तो एक्शन या तो है या तो नहीं है। एक्शन होने की बात, जो नो करने वाला प्रोसेस है, जो जानने वाला प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। या हम बोले कि ये एक ऐसा एक्शन नहीं है जो हमें होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई किसी को जान रहा है तो क्या कोई एक्शन होता हुआ दिख रहा है आपको? आपको कोई एक्शन होता हुआ दिख रहा है? नहीं, मुझे तो कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये जो वर्ब है ये एक स्टेट को शो करती है। तो यहां जाएगा आई नो यू, आई नो यू। अगर मैं बोलूं आई एम बिलीविंग यू, आई एम बिलीविंग यू, तो अगर कोई किसी पे विश्वास कर रहा है तो क्या आपको कोई एक्शन होता हुआ दिख रहा है? भाई कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई सो रहा है, कोई गा रहा है, कोई लिख रहा है, तो आपको एक्शन होता हुआ दिखेगा। लेकिन जब कोई किसी पर विश्वास कर रहा है, आपको कोई एक्शन होता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर आईएनजी क्यों लगाएंगे? नहीं लगाना है आईएनजी, सीधा आ जाएगा आई बिलीव यू, आई बिलीव यू। ठीक है। वर्ब ऑफ इमोशंस, जो भी इमोशंस वाले वर्ब हैं उनके साथ भी क्या नहीं लगता? आईएनजी नहीं लगता। क्या आपने किसी को बोला है आई एम लविंग यू? आई एम लविंग यू क्यों नहीं बोला? क्योंकि बोलने वाले को भी पता है कि ग्रामर करेक्ट क्या है। क्या बोलते हैं? आई लव यू। क्यों? क्योंकि अगेन जो लव वाला एक्शन है वो आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप किसी को लव करते हैं, किसी को हेट करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो ये आपकी फीलिंग है अंदर की, कोई एक्शन आपको सामने से होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो अगेन कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है अगर, तो फिर आईएनजी फॉर्म को भी यूज नहीं करेंगे, सीधा आ जाएगा आई लव यू, आई हेट यू, आई लाइक यू, व्हाटएवर। वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, कोई कैसा दिख रहा है। दिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आउटर अपीयरेंस नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, तो वो उसकी अंदर की फीलिंग्स की वजह से है कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है वहां पे कि वो दिख कैसा रहा है, क्योंकि वो अंदर से कैसा फील कर रहा है तो वही उसके सामने फेस पे दिख रहा है। तो जो अपीयरेंस के लिए वर्ब यूज किया जाता है, लुक हो गया, रिजेंबल हो गया, सीम हो गया, अपेयर हो गया, उसके साथ भी आप आईएनजी नहीं लगाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ गया वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज का एक तरीके से आप कह सकते हैं पता लगाना, या फिर हम बोले कि मान लीजिए कोई भी चीज है, अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं उसके बारे में? या तो आप उसे देख सकते हैं उस चीज को, या आप उसको सुन सकते हैं, या आप उसको फील कर सकते हैं, या आप उसे टच कर सकते हैं, या आप उसे स्मेल कर सकते हैं। किसी न किसी तरीके से तो आप किसी चीज को फील करते ही हैं। तो उन सारी वर्ब्स को कहा जाएगा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जिससे आप किसी चीज के होने का पता लगाएं, उसे परसीव कर पाए कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो कौन कौन सी हो गई वो? अच्छा, तो ये कौन कौन सी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हो जाती है? हमारे सेंस ऑर्गन पता है आपको, हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आईज हो गई हमारी सेंस ऑर्गन्स, 5 होते हैं ना। तो आंखों से हम क्या काम करते हैं? देखने वाला काम करते हैं। कानों से हम क्या काम करते हैं? हेयर। टंग टेस्ट, स्मेल नोज से स्मेल करते हैं, और फील स्किन से। तो 5 सेंस ऑर्गन्स जो भी काम करते हैं वो हमें पता लगाने का काम करते हैं। उनसे हम पता लगाते हैं कि कोई भी चीज है या नहीं। तो उनके द्वारा किया गया जो भी वर्ब होती है वो कौन सी उसमें आती है कैटेगरी में? वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो ये सारी की सारी वर्ब्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इन सारी के सारों को आपको ध्यान रखना है कि इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते आईएनजी फॉर्म? क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। अगर इन केस में कोई एक्शन होता हुआ दिखेगा तो आईएनजी लगा लेंगे, अगर एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे समझने के लिए। देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा वी आर सीइंग विद आवर आईज, वी आर सीइंग विद आवर आईज। अगर हमारे पास आंखें हैं, अगर हमारे पास आंखें हैं और उनमें रोशनी है, तो भाई आपको कोई मेहनत नहीं करनी है देखने के लिए, हमारी आंखें खुद ही देख लेती है। हमारी आंखों, जो हमारी आंखों का काम ही क्या है? देखने का काम है। तो हमें ऐसा नहीं कि स्पेशली अपनी आंखों को बोलना पड़ रहा है कि तुम देखो इस चीज को, नहीं। अगर हमने आंख खुली हुई है तो जो हमारे सामने होगा वो हमें खुद ब खुद ही दिख जाएगा। तो ये जो देखने वाला एक्शन होता है ये क्या होता है? ये सेल्फ होता है। इसे आप एक्शन नहीं मानते, हमारे द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, वो सेल्फ हो रहा है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो वी आर सीइंग विद आवर आईज गलत हो जाएगा। अभी इनको करेक्ट कैसे करेंगे वो भी देखना। आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज? क्या तुम्हें
स्ट्रेंज नॉइज सुनाई दे रही है, अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। अब अगेन अगर आपके पास कान है, अगर आपके कान बिल्कुल सही काम करते हैं तो आसपास की जो भी आवाजें होंगी वो आपको खुद ब खुद ही सुनाई दे जाएंगी, आपको ध्यान नहीं देना उन पे, मतलब कि आपको कोई एक्शन नहीं करना कि चलो अब सुनने की कोशिश करते हैं, नहीं। जो हेयर करने वाला एक्शन है, जो हमारी बॉडी के जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी एक्शन हो रहे हैं वो सेल्फ हो रहे हैं, वो हम नहीं करते। वी आर स्मेलिंग विद आवर नोज, हम अपनी नोज से स्मेल करते हैं, यहां पे भी नहीं आएगा। द कॉफी इज टेस्टिंग बिटर, तो कॉफी बिटर टेस्ट कर रही है, कड़वी टेस्ट कर रही है, इसमें हमारा कोई एक्शन नहीं है भाई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसी है कि उसका नेचर ही ऐसा है कि वो कड़वी होती है, तो हमारे द्वारा कोई भी एक्शन नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। तो अब देखो इनको बनाएंगे कैसे। तो अगर कभी भी आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ हो, जैसे मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हो रखा हो लेकिन आप वहां उनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते, तो फिर ऐसे केस में आप उनका इंडेफिनिट टेंस बना देते हैं। इंडेफिनिट, अगर कॉन्टिन्यूअस लिखा हो तो कॉन्टिन्यूअस को छोड़ के आप उसको इंडेफिनिट बना देते हैं। जैसे वी आर सीइंग विद आवर आईज, तो अगर हम इंडेफिनिट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा, वी सी विद आवर आईज। आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज, तो अब देखो कॉन्टिन्यूअस की वजह से हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब आई थी, तो जब आईएनजी ही यूज नहीं करना है तो उसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब को भी यूज नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, क्वेश्चन बनाने के लिए डू का, डू या डस का, तो यू की वजह से डू आ जाएगा। डू यू हियर एनी स्ट्रेंज नॉइज, डू यू हियर एनी स्ट्रेंज नॉइज। वी आर स्मेलिंग विद आवर नोज, नहीं, वी स्मेल विद आवर नोज, we smell with our nose. The coffee is tasting bitter, no, the coffee tastes bitter, the coffee tastes bitter. I am hating it, again hate, I hate it. I am having a car, no, I have a car. The book is belonging to me, no, the book belongs to me. I am believing in God, नहीं, I believe in God. तो ये सारे एक्शन हमें ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से एक्शन है जो वर्ब ऑफ स्टेट की कैटेगरी में आते हैं और उनका कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हम नहीं बना सकते। तो अगर कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस उनके साथ बनाया गया है तो आप उनका इंडेफिनिट बना देंगे। दूसरी चीज ध्यान रखो, अगर सपोज उनका बनाया होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर उनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना रखा होगा तो उसका क्या बना देंगे आप, उसमें से कॉन्टिन्यूअस हटा देंगे और सिर्फ परफेक्ट परफेक्ट बना देंगे। अगर ऐसा कोई सेंटेंस लिखा है जिसमें अभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रखा है लेकिन उसका तो आप कॉन्टिन्यूअस बना ही नहीं सकते, आईएनजी बना ही नहीं सकते, तो आईएनजी का पोर्शन हटाना पड़ेगा। आईएनजी पोर्शन हटाना पड़ेगा तो कॉन्टिन्यूअस हट जाएगा, उस सेंटेंस में सिर्फ परफेक्ट ही परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल अभी पीछे छोड़ा था, ये वाला फर्स्ट वन, इसमें देखो यहाँ पे वर्ब आ रही है सी, उसमें लिखा है कि मैंने उसे 20 सालों से नहीं देखा है। तो अगर कोई एक्शन 20 सालों से हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आना तो क्या चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पर क्योंकि यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज हो रही है, सी यूज हो रही है, और अगर सी वर्ब का यूज हो रहा है तो सी की तो आईएनजी फॉर्म बनती नहीं, तो जिसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता उसका क्या बनाते हैं, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस वाला पोर्शन हटा देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसे बन जाएगा आई हैव नॉट सीन हिम। 20 सालों से नहीं देखा है, लेकिन 20 साल तो एक टाइम पीरियड है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, कौन से 20 साल भाई, हमें तो नहीं पता किन 20 सालों की बात हो रही है, फॉर आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, सिंस की जगह फॉर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ब ऑफ स्टेट वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एग्जाम में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे वर्ब ऑफ स्टेट को। और ये सारी की सारी, इसमें एक एक वर्ब ऐसी लिखाई गई है जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी तो आपको याद करनी ही है। चलिए, तो यहीं पे हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस। अगर हमें प्रेजेंट वाले सारे समझ में आ गए
तो पास्ट और फ्यूचर समझना फिर थोड़ा आसान हो जाता है, स्ट्रक्चर याद करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमें आइडिया लग चुका है कि कौन सा टेंस क्या चीज बताता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नेक्स्ट टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट आपको ये दिखाएगा कि पास्ट में कोई एक्शन हो गया है, कोई एक्शन पास्ट में हुआ है। अगर आपको कभी ये पता चल रहा है कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ, पास्ट इंडेफिनिट उसका में उसका यूज करेंगे। और यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हो सकता है वहां पे। अगर लिखा है सिंस तो हमें पता चलेगा ये एक्शन पास्ट में हुआ है। अगर लिखा है अर्लियर पहले तो भी हमें पता चलेगा कि एक्शन पास्ट में हुआ है। अगो लिखा है तो पता चलेगा। बैक लिखा है, बिफोर लिखा है, लास्ट हो गया, यस्टरडे हो गया, द अदर डे हो गया। अगर ये सारे के सारे वर्ड्स आपके सेंटेंस में लिखे हैं तो ये हमें हिंट देंगे, हमें आइडिया देंगे कि हमारा एक्शन तो पास्ट में खत्म हो गया है। ठीक है, जैसे अच्छा पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगता था, यहां पर लग जाएगा डिड। उसी तरीके से जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड आगे आ जाएगा। बस अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी डिड का यूज करेंगे, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये मत सोचे कि टेंस तो पास चल रहा है और पास में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहां पर भी आप सेकंड फॉर्म लगा दे। नहीं, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, भले ही वो पास्ट टेंस ही क्यों ना है। ठीक है, तो डिड प्लस V1। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा सीता रोट अ लेटर टू राम, सीता ने राम को एक लेटर लिखा। तो पास्ट में बात कर रही है कि पास्ट में उसने कोई लेटर लिखा होगा, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे बन जाएगा, सीता डिड नॉट राइट। क्या बना देंगे आप, सीता डिड नॉट राइट, क्योंकि डिड आ गया है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। दे प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला, उन्होंने फुटबॉल खेला था। दे प्लेड फुटबॉल। रविशंकर परचेज्ड अ टीवी, रविशंकर परचेज्ड अ टीवी, रविशंकर ने एक टीवी खरीदा था। कब खरीदा था, पास्ट में खरीदा था, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट रेन्ड यस्टरडे, कल बरसात हुई। तो कल अगर कोई एक्शन हुआ है पास्ट में हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, कल वह जयपुर गया था। तो ये क्या बन गया इनका, एफर्मेटिव सेंटेंस। आपको नेगेटिव बनाना है तो डिड लगा देंगे। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, रविशंकर डिड नॉट परचेज अ टीवी, इस तरीके से बनाएंगे। और फिर आपका इंटेरोगेटिव भी बन जाएगा। मान लीजिए इसी का बनाना है तो आ जाएगा डिड सीता राइट अ लेटर, डिड सीता राइट अ लेटर। आपको ये तो बताया ही था कि कैसे बनता है इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं। यहीं पे अगर नॉट लगाना हो तो कहां पे लगाएंगे, डिड सीता नॉट राइट अ लेटर, नॉट राइट अ लेटर, इस तरीके से ये हो जाए। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बिल्कुल आसान। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें दिखा रहा था कि प्रेजेंट में कोई एक्शन चल रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिखाएगा कि पास्ट के समय में कोई एक्शन चल रहा था। ठीक है, जैसे अब इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट इज एमआर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा वॉज वर्ब लगा देंगे यहाँ पे आप, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो वॉज वर्ब और V1 प्लस आईएनजी के बीच में नॉट लग जाएगा। और इंटेरोगेटिव में वही होगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। अब मान लो इसी का नेगेटिव बनाना होता, दे वर प्लेइंग का मतलब हो गया वह खेल रहे थे, वह खेल रहे थे। हमें ये पता चल रहा है कि कोई एक्शन चल तो रहा था लेकिन अभी नहीं चल रहा है। अगर अभी खेल रहे होते हम बोलेंगे कि दे आर प्लेइंग। अगर हमें बोलना है वो तब खेल रहे थे, पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा था, तो दे वर प्लेइंग। ही इज रीडिंग देन, ही इज रीडिंग देन। पर देन का मतलब तो होता है तब, देन का मतलब तो तब होता है।
वह तब पढ़ रहा था। तो अगर होता अब पढ़ रहा है तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता, ही इज रीडिंग नाउ, बट देन हमें बताएगा कि एक्शन पास्ट में हो रहा था, तो इज की जगह इसको करेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा ही वॉज रीडिंग देन, ही वॉज रीडिंग देन। नेगेटिव कैसे बन जाएगा, ही वॉज नॉट रीडिंग देन, और इसका इंटेरोगेटिव कैसे बन जाएगा, वॉज ही रीडिंग देन, क्या वो तब पढ़ रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया होगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट के टाइम तक, प्रेजेंट के टाइम, पास्ट परफेक्ट हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट के टाइम तक। पास्ट का कोई टाइम दिया गया होगा और बोला होगा तब तक वो एक्शन कंप्लीट हो गया था। मान लो मैं बोलूं कि 2020 से पहले ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, 2020 से पहले ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। तो सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंस समझना है किस किस में, दो टेंस में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना है, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। क्योंकि दोनों में ही एक्शन पास्ट में हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में भी एक्शन पास्ट में हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में भी एक्शन पास्ट में हो रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि पास्ट परफेक्ट में दिखाया जाएगा कि एक्शन किसी एक्शन के होने से पहले ही हो गया, पास्ट में कोई एक्शन हुआ उससे भी पहले वो एक्शन हो गया था। जैसे मान लो मैं बोलूं मेरी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुई, मेरी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुई, तो जो टाइम मैंने अपने सेंटेंस में मेंशन किया है मेरा एक्शन उसी टाइम में कंप्लीट हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरी ग्रेजुएशन 2020 से पहले ही खत्म हो गई थी, मतलब मैंने अपने सेंटेंस में जो टाइम दिया है मेरा एक्शन तो उससे भी पहले खत्म हो गया था, तो यहां पर ये एक्शन किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आएगा, पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं 10 बजे स्टेशन पहुंचा, मैं 10 बजे स्टेशन पहुंचा, तो पास्ट में कोई एक्शन है, 10 बजे की मैंने बात करी है, मैं पहुंची भी 10 बजे, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही मेरी बहन स्टेशन पहुंच चुकी थी, तो मतलब मैं जब स्टेशन पहुंची तो मैं पास्ट में पहुंची, लेकिन मेरी बहन तो उससे भी पहले पहुंच चुकी थी, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट को पास्ट का पास्ट भी बोला जाता है, क्या भी बोला जाता है, पास्ट का पास्ट। तो अगर आप एक टाइमलाइन बनाएं तो यहां पे आएगा प्रेजेंट, आप थोड़ा सा पीछे जाओगे आएगा पास्ट इंडेफिनिट, और आप उससे भी पीछे जाओगे तो आएगा पास्ट परफेक्ट। तो अगर मुझे कोई काम बताना है कि ये पास्ट में हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन अगर मुझे बताना है कि उससे भी पहले हो गया, उससे भी पहले हो गया, पास्ट परफेक्ट का यूज करें। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड, अरे इसमें स्ट्रक्चर नहीं लिखा, स्ट्रक्चर लिखना भूल गया इसमें। चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर वैसे सेम ही है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड आ जाएगा हैज और हैव की जगह, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव वैसे बन जाएगा जैसे बनता है हैड के बाद हैड और B3 के बीच में नॉट लग जाएगा। तो कह रहा है आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम, I had gone to Delhi last week before my father came. मेरे फादर के आने से पहले ही मैं लास्ट वीक दिल्ली जा चुका था, मेरे पिताजी के आने से पहले ही, मेरे पिताजी कब आए, पास्ट में आए, लेकिन मैं तो दिल्ली उससे भी पहले जा चुका था, तो पिताजी के आने वाला एक्शन हुआ, आपका फादर के आने वाला एक्शन हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, पर मैं उससे भी पहले दिल्ली जा चुका था, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
आई हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा, मैं तो पहले ही आगरा जा चुका था। ऑलरेडी लिखा है ना, तो मैं तो पहले ही आगरा जा चुका था, पहले ही जा चुका था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी से हमें पता चलता है कोई एक्शन हो गया था, पहले ही हो गया था। द स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर ही रीच्ड कॉलेज, जब वह कॉलेज पहुंचा बच्चे उससे पहले ही क्लास से निकल चुके थे। जब वो क्लास में पहुंचा, बच्चे के निकलने वाला एक्शन उससे भी पहले हो गया था। तो वो क्लास में तो पहुंचा पास्ट इंडेफिनिट में, पर बच्चे इस पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले ही निकल चुके थे, पास्ट परफेक्ट में निकल चुके थे, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट वाला एक्शन पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि कहाँ हमें पास्ट परफेक्ट यूज करना है, कहां पर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है, ये हमें पता होना चाहिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, इंडेफिनिट। कहाँ इंडेफिनिट यूज करना है और कहाँ पे परफेक्ट यूज करना है। जैसे लिखा है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी ने मुझे अपना नाम बताया आफ्टर ही लेफ्ट, जब वह चला गया, जब वह चला गया। तो पहले बताओ एक्शन कौन सा हुआ, पहले गौरी ने अपना नाम बताया या पहले वो चला गया। वो कह रहा है गौरी टोल्ड मी हिज नेम, गौरी ने मुझे नाम बताया आफ्टर ही लेफ्ट, जब वह चला गया। तो पहले जाने वाला एक्शन हुआ, उसके बाद गौरी के नाम बताने वाला एक्शन हुआ। तो जो एक्शन पहले ही हो जाता है उसमें आप क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे आ जाएगा आफ्टर ही हैड लेफ्ट, आफ्टर ही हैड लेफ्ट। द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। मेरे दरवाजा खोलने से पहले ही चोर भाग चुका था। मेरे दरवाजा खोलने से पहले ही चोर भाग चुका था। तो पहले कौन सा एक्शन हो गया था, पहले चोर के भागने वाला एक्शन हो गया था। मैंने दरवाजा उसके बाद खोला, तो जो थीफ के भागने वाला एक्शन है वो पहले ही हो गया था, वो हो गया था पास्ट परफेक्ट में। और मैंने दरवाजा कब खोला, मैंने खोला पास्ट इंडेफिनिट में। हरी लेफ्ट द हाउस बिफोर शाम गॉट देयर। शाम के आने से पहले ही हरी घर से जा चुका था। तो पहले ही कौन सा एक्शन हो गया था, हरी के घर से जाने वाला एक्शन पहले ही हो चुका था, हरी हैड लेफ्ट। और बाद में कौन सा एक्शन हुआ कि शाम वहां पे आया। तो आप हमेशा ये देखेंगे कि पहले ही कौन सा एक्शन हो गया। तो पास्ट में आपको बड़े ध्यान से ये देखना है कि कौन सा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, चलिए तो थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ऋतुपूर्णा डैश हर लोन टिल नाउ। अभी तक, टिल नाउ का मतलब होता है अभी तक। अच्छा, नॉट हमें दिख रहा है हर जगह, तो ये शायद कुछ ऐसा कह रहा है कि अभी तक उसने अपना लोन नहीं दिया है, अभी तक उसने अपना लोन नहीं दिया है। हमने येट पढ़ा था ऐसा, येट में भी होता है कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में येट यूज होता है। प्लस हम हमेशा किसका यूज करते हैं उस केस में, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो यहां पे भी आप बोल रहे हैं कि ऋतुपूर्णा ने अपना लोन अभी तक नहीं दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज नॉट पेड। ऋतुपूर्णा हैज नॉट पेड। टिल नाउ हो गया आपका, येट हो गया आपका, सो फार हो गया, रिसेंटली हो गया, ये सारे के सारे हमें दिखाते हैं कि एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट। हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर। हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर। तुम कितने समय से इंग्लिश सीख रहे हो, तुम कितने समय से इंग्लिश सीख रहे हो। मान लो उसने कहा मैं 10 दिन से सीख रहा हूं, या मैं 2 दिन से सीख रहा हूं, या मैं 1 महीने से सीख रहा हूं, 6 महीने से सीख रहा हूं। ये जो बात बोली गई है टाइम ड्यूरेशन पूछा है बच्चे, टाइम ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग के लगने से ये एक्शन टाइम ड्यूरेशन शो कर रहा है, और अगर एक्शन टाइम ड्यूरेशन शो कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए कि तुम कितने महीने से या कितने समय से इंग्लिश सीख रहे हो, कितना समय, कितना समय। तो आंसर जो होगा वो जो भी समय बताएगा वो एक टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वर यू नहीं आएगा, यहां पे हो जाएगा हैव यू बीन लर्निंग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है आपको।
ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आपको सिंस या फॉर दिखेगी। सिंस फॉर हमें यही तो दिखाता है कि कोई एक्शन कितने टाइम से हो रहा है, कितने बजे से हो रहा है, कितने घंटे से, कितने महीने से। तो ऐसे कई तरीके हैं दिखाने के कि काम बहुत समय से हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो हाउ लॉन्ग लिखा है, तो ये इसने भी हमें ये बात बता दी कि एक्शन क्या हो रहा है, एक लंबे समय से हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि सिंस या फॉर आएगा ही आएगा। I have been working on this job for the last 10 days. पिछले 10 दिनों से इस जॉब पर काम कर रहा हूं, पिछले 10 दिनों से कर रहा हूं। टाइम भी बताया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। I have been working लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही लिखा है, तो सही है हमारा सेंटेंस बिल्कुल। नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा आंसर। कोई इंप्रूवमेंट, कोई सेंटेंस में करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर होगा डी, नो इंप्रूवमेंट। सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे, खुश हो गया न्यूज को सुनकर। पर कब खुश हुआ? यस्टरडे, कल खुश हुआ। और अगर कल खुश हुआ तो पास्ट की बात चल रही है, तो पास्ट में इज कहां से आ गया? पास्ट में इज तो आएगा नहीं, तो आप सिंपल कहेंगे सोहन वॉज प्लीज्ड एट द न्यूज, वॉज प्लीज्ड, खुश हो गया न्यूज को देखकर। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई हैव बीन वेटिंग डैश ओवर हाफ एन आवर, आधे घंटे से मैं वेट कर रहा हूं, आधे घंटे से। ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड है टाइम का, आधा घंटा। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अरे फॉर लिखा नहीं है, फॉर नहीं लिखा है तो फ्रॉम हो जाएगा आंसर, फ्रॉम ओवर हाफ एन आवर। ठीक है, फॉर लगा देंगे आप, सॉरी फ्रॉम। आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 रुपीज 2 lakhs, मैंने यह घर 1970 में खरीदा था। अब अगर 1970 में खरीदा था तो बहुत पुराना समय है भाई, पास्ट की बात चल रही है। और पास्ट की बात चल रही तो हैव कैसे आ गया? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, और प्रेजेंट परफेक्ट भी तो प्रेजेंट टेंस ही है। इसका मतलब आपने पास्ट के एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट का यूज कर लिया, नहीं पास्ट का यूज करें। तो पास्ट में किसका यूज करें हम? ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये तो नहीं है। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने 1970 से भी पहले ही खरीद लिया था, वो कह रहा है मैंने 1970 में खरीदा, पास्ट इंडेफिनिट। आई बॉट दिस हाउस, आई बॉट दिस हाउस। मिसेस जॉनसन हैड स्टेइंग हियर सिंस 1954, 1954 से यहां पर रह रही हैं और इंडिया को ही अपना घर बना लिया है, यहां रह रही है। हैज बीन स्टेइंग, टाइम दिखा रहा है, टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है, कब से रह रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज बीन स्टेइंग। हु इज द पर्सन यू डैश एट द सिनेमा लास्ट नाइट, वो व्यक्ति कौन था जो तुम्हें सिनेमा हॉल में लास्ट नाइट, पिछली रात को मिला। पिछली रात एक्शन पास्ट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, या तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट आएगा, लेकिन वो कह रहा है पिछली रात को मिला, पिछली रात से पहले ही मिला, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, पिछली रात को मिला, तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट तो सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यू रिकॉग्नाइज्ड, अच्छा पहचाना है, तुमने पहचाना पिछली रात। 5 years ago, 5 साल पहले, I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin. 5 साल पहले मैं एक कार में बैठा हुआ था, कोई एक्शन 5 साल पहले चल रहा था, 5 साल पहले वो एक्शन कंटिन्यू था। और अगर पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, तो हो जाएगा 5 years ago टुडे। टुडे वो आज की बात नहीं कर रहा है, ये मत सोचना कि इस सेंटेंस में अगर टुडे लिखा है तो ये अभी की बात हो रही है। वो कह रहा है 5 साल पहले आज के दिन मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग, ऑप्शन ए, आई वॉज सिटिंग। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस रिकरिंग प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 4 days. वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, कब से कोशिश कर रहे हैं? पिछले 4 दिनों से कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले 4 दिनों से अगर कोई एक्शन हो रहा है तो यहां पे आ जाएगा वी हैव बीन ट्राइंग, वी हैव बीन ट्राइंग। He lives in this remote colony since 2005. 2005 से इस कॉलोनी में रह रहा है। अगेन
आपको क्या दिख रहा है, टाइम ड्यूरेशन दिख रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग, ही हैज बीन लिविंग। न्यूटन डैश दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल। न्यूटन ने डिस्कवर किया कि ऐसा ऐसा होता है, न्यूटन ने डिस्कवर किया। अब बताओ क्या लगाए यहां पे, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट या न्यूटन हैज डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल, कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही एप्पल गिरता है। तो बात कब की चल रही है, पास्ट की चल रही है बात, पास्ट की चल रही है। तो डिस्कवर्ड कब करी थी खोज, पास्ट में करी थी, तो न्यूटन डिस्कवर्ड दैट, ये चीज डिस्कवर्ड की। शी हर्ट हर बैक व्हाइल शी वर्कड यस्टरडे, शी हर्ट हर बैक, उसकी कमर में चोट लग गई, व्हाइल, कब, व्हाइल का मतलब होता है उस दौरान, जब शी वर्कड यस्टरडे, जब उसने काम किया था, नहीं, जब वह काम कर रही थी। वो कह रहा है जिस समय या जिस दौरान वह काम कर रही थी उसकी कमर में चोट लग गई। तो कोई एक्शन चल रहा था, वो तो अपना लगातार काम कर रही थी, पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा था, काम करते करते ही उसके चोट लग गई। तो जो सेकंड वाला सेंटेंस है, एक्शन है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कह रहा है। वाइल हमें ये दिखा रहा है कि अगला वाला एक्शन क्या है, कंटिन्यू हो रहा था, कि वह उस दौरान चोट लगी जब वह काम कर रही थी। तो हो जाएगा शी हर्ट हर बैक व्हाइल शी वाज वर्किंग यस्टरडे। तो पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू होने का दिखाया जा रहा है। ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट, पिछली रात ही चला गया, तो पास्ट में कोई काम हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ही लेफ्ट हो जाएगा भाई, लेफ्ट कर देंगे इसको, सी ऑप्शन को लेफ्ट। दे डैश दे हैड sang द नेशनल एंथम बिफोर द ऑडियंस डिस्पर्स्ड, बिफोर द ऑडियंस डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना, मतलब कि या बिखरना, मतलब ऑडियंस एक जगह इकट्ठा हुई भी थी, नेशनल एंथम गाया, उसके बाद सब लोग इधर उधर हो गए। तो वो कह रहा है ऑडियंस के डिस्पर्स होने से पहले ही नेशनल एंथम को गा लिया गया था। दे हैड sang द नेशनल एंथम बिफोर, बिफोर हमें दिखा रहा है, बिफोर हमें ये जानकारी दे रहा है कि पहले वाला एक्शन इस दूसरे एक्शन से पहले ही हो गया था। तो जब ये वाला एक्शन पहले हो गया था तो पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, तो हैड आएगा, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग फर्स्ट फॉर्म, sang सेकंड फॉर्म, संग थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, दे हैड संग, दे हैड संग। आई डैश होम बिफोर शी अराइव्ड, बिफोर, अगेन बिफोर, बिफोर आफ्टर हमें दिखाता है कोई एक्शन पहले हुआ, कोई एक्शन बाद में हुआ। तो ये कह रहा है बिफोर शी अराइव्ड, उसके आने से पहले ही मैं घर से जा चुका था, आई हैड लेफ्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा, आई हैड लेफ्ट। तो यहां तक आज हम अपनी क्लास रखते हैं। तो आज हमने बाकी के 3-4 टेंस के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा आपको रिवाइज करना है, सारा का सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट वाला समझ में आ गया तो पास्ट वाला और फ्यूचर वाले की लगभग जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आगे समझने में नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए आगे हम अब कल कंटिन्यू करते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल का बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जिस भी बच्चे को क्रैश कोर्स करना है, क्रैश कोर्स में हम अपना पहले क्विकली रिवीजन करेंगे, जैसा हम आजकल कर रहे हैं, क्विक अपना एक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट अपना स्टार्ट करेंगे, प्लस हम वोकैबुलरी करेंगे, और प्रीवियस ईयर जो अभी हमारे रिसेंटली पेपर हुए हैं एसएससी सीएचएसएल के, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 249 रुपीज का आपका क्रैश कोर्स है, आपका 2.5 महीने का चलेगा। तो एप्लीकेशन से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन है इंग्लिश विद पूजा में, वहां पे आप लोग जाएंगे, वहां पर आपको एक कोर्स दिखेगा, उस कोर्स का नाम है आपका एसएससी सीएचएस से लिखा होगा, उसको परचेज करेंगे और वहीं पर आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। चलिए, और अगर आपको ये वाला मटेरियल डाउनलोड करना है, ये वाला या पिछली वाली क्लास का मटेरियल अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा भी होगा शायद टेलीग्राम चैनल का नाम, हाँ जी ये है इंग्लिश विद पूजा मैम। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और आपको वहां से पीडीएफ पूरी क्लास की कंप्लीट मिल जाएगी, उसको आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।